वेलकम टू फाइनल क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। ये सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है स्टेट गवर्नमेंट या द एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट गवर्नमेंट के इससे पहले जो हमने बेटा पढ़ा था, तो हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, खास करके द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को आप बोल सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं बेटा विधायिका। तो बेटा अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं गवर्नर, है ना। तो गवर्नर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, गवर्नर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं, जो मेंबर्स हैं इसके अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ही इज द लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो बेटा बता रहे हैं हमें कि गवर्नर जो है वो हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। यानी स्टेट के जो हेड हैं वो कौन माने जाते हैं? गवर्नर माने जाते हैं। ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी जैसे सेंटर में लोकसभा होती है ना, तो ऐसे ही जो है स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है? विधानसभा, सॉरी, हाँ विधानसभा, है ना। विधानसभा के जो हेड होते हैं वो कौन माने जाते हैं? गवर्नर माने जाते हैं। कह रहे हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है, यानी इनको जो है कौन जॉब देता है या फिर कौन इनको प्लेज दिलवाता है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। और ये अपना जो ऑफिस संभालते हैं, कितने साल के लिए संभालते हैं बेटा? 5 years के लिए संभालते हैं। कह रहे हैं ये एक कड़ी का काम करते हैं, किसके? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कड़ी जो है वो कौन है? वो गवर्नर होते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए, क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ गवर्नर। कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर गवर्नर बनना चाहता है या फिर अगर कोई कोई गवर्नर है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो फर्स्ट है आपका, ही और शी मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। यानी वो शख्स जो है वो 35 years का होना चाहिए, ठीक है, 35 साल का होना चाहिए। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। ही और शी इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ विच ही और शी इज अपॉइंटेड अ गवर्नर। कह रहे हैं कि वो इंसान उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए जिस स्टेट का वो गवर्नर है। यानी अगर वो यूपी का गवर्नर है तो वो यूपी का रहने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मध्य प्रदेश का गवर्नर है तो कोई वो मध्य प्रदेश में रहने वाला नहीं होना चाहिए। He or she must not hold any office of profit nor be a member of the parliament or the state legislature। तो आप कह रहे हैं कि जो भी गवर्नर बनेगा वो और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस से उसको कोई फायदा नहीं होना हो रहा, पहले से वो किसी जॉब में नहीं होना चाहिए, है ना। यानी गवर्नमेंट के किसी प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए पहले से ही। दूसरी बात कह रहे हैं कि ना ही तो वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट है हमारी, ये तो क्वालिफिकेशंस हो गई उसकी। अब क्या चाहिए हमें? अब चाहिए पावर और फंक्शंस, है ना। यानी अब हम पढ़ेंगे पावर और फंक्शंस के गवर्नर जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उसकी पावर में क्या क्या चीजें आती हैं। Administration in a state is carried out in the name of the governor. Each state has a governor, but the same person can be appointed the governor of 2 or more states। कह रहे हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो व्यवस्था है वो किसके नाम पर चलती है? वो गवर्नर के नाम पर ही चलती है। हर स्टेट का अपना अपना एक गवर्नर होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इंसान 2 या 3 स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है बेटा। The governor can be removed earlier by the president. This can only happen, for example, in cases of glaring crime। तो कह रहे हैं गवर्नर को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी उसका टाइम पीरियड कितने साल का बेटा? 5 years का है ना। अगर 5 years से पहले उसको हटाया जाएगा तो कौन हटाएगा? उसको प्रेसिडेंट हटाएगा। लेकिन रीजन ये है, पहले उसके लिए कोई ठोस रीजन होना चाहिए, है ना। यानी उसने कोई ऐसा क्राइम किया हो जो ग्लेयरिंग क्राइम हो, यानी जो मतलब दिख रहा हो हमें, यानी सबूत मिल जाए हमें, साबित हो जाए उसका क्राइम, है ना। तभी जा करके उसको हटाया जा सकता है। अदरवाइज वो 5 साल के लिए है तो 5 साल के लिए ही वो रहेगा। उसके बाद जाकर के उसका जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तब दूसरा गवर्नर बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज कैरीड आउट इन हिज और हर नेम। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय हिम और हर। तो कह रहे हैं कि ये कहा गया था, अभी ऊपर भी दे रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कौन चलाता है? स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर चलाता है, ये उसके नाम पर चलता है ना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जितने भी काम वो करते हैं, जितने भी लोगों को जॉब्स दी जाती हैं, यानी जॉब से मतलब ये है कि जैसे बेटा जब कोई भी इंसान मिनिस्टर बनता है या कोई भी इंसान जो सीएम बन रहा है ना, तो उसको एक शपथ लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है ना। तो वो कौन करता है? वो जो दिलवाता है वो गवर्नर दिलवाता है उसको, ठीक है ना। और दूसरा है कि वो क्या करता है? अपॉइंट करता है लोगों को। दस ही और शी अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए वो किस किस को अपॉइंट करता है। अच्छा, गवर्नर जो है वो लेडी भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो कह रहे हो किसको अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और इसके अलावा और जो ऑफिशियल्स हैं जो हाई रैंकिंग पोस्ट पर होते हैं स्टेट लेवल पर, उनको भी वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कौन बेटा, गवर्नर है ना। ही और शी ऑल्सो रिमूव्स देम फ्रॉम पावर, और वो उनको पावर से हटा भी सकते हैं। द गवर्नर हैज सम लॉ मेकिंग पावर्स, और गवर्नर के पास जो है कुछ कानून बनाने की भी ताकत होती है। ही और शी कॉल्स ए मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू कैरी आउट इट्स वर्क फॉर अ नंबर ऑफ डेज। कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो मीटिंग भी बुला सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है, राज्य विधानसभा और विधान परिषद की मीटिंग को बुला सकते हैं वो, ताकि काम वगैरह चल सके। ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए। दिस इज नॉन एज ए सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर कहा जाता है। इट इज ब्रॉट टू एन एंड बाय द गवर्नर, इसका जो इख्तिताम होता है यानी एंड जो होता है वो भी गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। एटलीस्ट 2 सेशंस ऑफ द लेजिस्लेचर मस्ट टेक प्लेस इन अ ईयर, तो कह रहे हैं कि एक साल में कम से कम 2 सेशंस होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर्स के। ठीक है, द गवर्नर हैज द पावर टू डिसॉल्व द विधानसभा, कह रहे हैं गवर्नर के पास जो है ये भी पावर होती है कि वो विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, यानी भंग कर सकता है ना, खत्म कर सकता है। बिल्स बिकम लॉज ओनली इफ दे आर साइंड बाय द गवर्नर, कह रहे हैं कोई भी जो जैसे कोई भी नया कानून बनने के लिए आता है बेटा, तो पहले उसको बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बिल। ठीक है, तो उसको जब उस पर साइन हो जाते हैं उसके बाद जाकर के वो कानून बनता है या लॉ बनता है। ठीक है ना, आप साइन किसका चाहिए उस पर, गवर्नर की साइन चाहिए। देख रहे हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना। A statement of the income and expenditure of the government is presented to the legislature by the finance minister with the permission of the governor। कह रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर यानी जो भी राज्य की जो भी आय होती है, यानी जो भी वो कमा रहे हैं और जितना वो खर्च कर रहे होते हैं एजुकेशन पर, बिल्डिंग्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, है ना, हेल्थ पर, इस सब पर जो वो खर्च कर रहे होते हैं, इन सबसे मिलाकर के एक बजट बनाते हैं ना। तो जो बजट है वो कौन प्रेजेंट करता है, स्टेट हाउस में फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, है ना। यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसकी परमिशन से करते हैं, गवर्नर की परमिशन से करते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज नॉन एज द बजट, इसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। यानी जितना हमने कमाया, जितना हमने अर्न किया, उसको फिर हमने कहाँ कहाँ पर खर्च किया, हमें फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बजट बोलते हैं। देखिए आपके घर में भी आपकी मम्मी पापा वगैरह बजट बनाते हैं कि भाई हमारी इतनी सैलरी थी, इतनी हम इनकम हुई, इतने हमने खर्च किए, तो हमें कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, इस तरीके से बजट बनाते हैं। तो ऐसे जाहिर है स्टेट तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो स्टेट को चलाने के लिए भी बजट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, फिर उसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि अगर कहीं नुकसान हुआ है तो फिर उसे कैसे पूरा किया जाए, नेक्स्ट टाइम क्या चीज़ें अपनाई जाए कि नुकसान ना हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। इट इज़ प्रेजेंटेड एट द beginning of each year. A money bill is put forward in the legislature only with the approval of the governor। तो कहना है कि ये जो है साल के स्टार्टिंग में प्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, साल के स्टार्टिंग में प्रेजेंट किया जाता है, हर साल के शुरू में। और कह रहे हैं कि मनी बिल जो होता है, यानी जो भी मनी बिल होता है वो उसको भी जो है लेजिस्लेचर में जब फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी लेकर आएंगे उसको, उसके ऊपर फिर बातचीत होती है, तो उसके अंदर फिर वो भी किसकी मर्जी से होता है, वो भी गवर्नर की मर्जी से होता है। यानी जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो प्रेजेंट नहीं होगा। The governor is consulted by the president in the appointment of judges to the High Court. He or she has certain powers to reduce the punishment of criminals who have been declared guilty by the court for violating the laws of the state. These are the judicial powers of the governor। तो कह रहे हैं बेटा गवर्नर की जुडिशियल पावर्स है वो क्या है। देखिए गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके, यानी उससे बात मशवरा करने के बाद जो है हाई कोर्ट के जजेस को हायर करते हैं। ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर गवर्नर के पास ये भी पावर है कि अगर किसी इंसान को पनिशमेंट मिल चुकी है, यानी वो उसको जो है पनिशमेंट दे दी है, डिक्लेयर हो चुका है कि वो गिल्टी है, वो पनिश जो है कोर्ट के द्वारा कि उसने भाई कानून का उल्लंघन किया है या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो उसको भी गवर्नर एक बार देख सकता है। मतलब अगर वो देखेगा उसको दोबारा से एक बार रिव्यू करके उसको माफ भी कर सकता है। ठीक है, ये उसकी जुडिशियल पावर्स हो गई बेटा कि क्या, एक तो हाईकोर्ट के जजेस को हायर अपॉइंट करेंगे, और दूसरा ये कि वो जो है जो क्रिमिनल्स हैं उनकी सजाओं को कम भी कर सकते हैं, ये कम या फिर खत्म भी कर सकते हैं। इन सम सिचुएशंस द गवर्नर डज नॉट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज हर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कह रहे हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है कि गवर्नर जो है वो किसी भी तौर पर जो है बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है कि वो अपने मिनिस्टर्स की काउंसिल की बात माने, वो अपनी भी मनवा सकता है। When he or she does so, he or she is exercising his or her discretionary powers। तो कह रहे हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रेशनरी पावर। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रेशनरी पावर। क्योंकि देखिए हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सलाह मशवरा करने के बाद काम किया जाएगा, है ना। कोई भी मुद्दा अगर है तो उसके ऊपर जो है कम से कम आधे से ज़्यादा लोग सहमत होंगे, तभी वो चीज़ बन पाएगी या ख़त्म हो पाएगी। लेकिन कुछ पावर्स ऐसी दी गई हैं, ये
हेड ऑफ द स्टेट को कि वो ऐसी भी मतलब ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो बिना लोगों की मर्जी के भी कोई कानून लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when it is not possible to carry out government in the state according to the constitution, the governor can send a report to the president। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, ये मुमकिन नहीं होता कि स्टेट के अंदर जो है ना क्या होता है, अराजकता फैल जाती है, लड़ाइयाँ हो रही होती है ना, तो उस वक्त बैठक भी नहीं हो रही होती है ना, कि मतलब जैसे स्टेट में लेजिस्लेचर में बैठक हो रही हो, सब लोग बात कर रहे हो, सब मंत्री सब अपने अपने घरों पर होते हैं, तो उस सिचुएशन में गवर्नर जो है वो एक रिपोर्ट सेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को। दिस रिपोर्ट रिकमेंड्स प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो ही कह रहा होता है कि भाई प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लागू कर दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए, यानी यहाँ पर अब जो है कोई सरकार मतलब कोई सरकार नहीं है, अब प्रेसिडेंट का रूल चलेगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे यूनियन टेरिटरीज में होता है। He or she uses his or her discretion to appoint the chief minister when there is a hung legislative assembly। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से गवर्नर अपनी पावर का इस्तेमाल करके, डिस्क्रेशन पावर का, तो वो किसी भी मतलब कोई मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को वो चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं जब जब लेजिस्लेटिव असेंबली हंग हो गई हो, यानी उस वक्त बैठक ही ना हो रही हो, उस वक्त जो है वो खत्म हो गई हो, है ना। जैसे क्या होता है कि ये सरकार बनी है ना, जब उसको समर्थन नहीं मिलता तो वो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। जब सरकार गिर जाती है ना, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लोग तो एकदम उतावले से हो जाएंगे, है ना, मार पिटाई शुरू हो जाएगी, लोग लड़ाई भी शुरू होने का खतरा रहता है। तो उस वक्त जो है वो मतलब कुछ वक्त के लिए किसी मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बना सकता है। द गवर्नर कैन ऑल्सो रिजॉल्व बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं गवर्नर जो है बिल्स को भी, रिजर्व बिल्स जो होते हैं उनको भी क्या कर सकता है बेटा, सॉरी, बिल्स को रिजर्व कर सकता है किसकी कंसिडरेशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसिडरेशन में, ठीक है बेटा। अब अगली हेडिंग देखिए, अब आपकी चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए अब हमने सबसे हाईएस्ट बॉडी के बारे में पढ़ा, गवर्नर के बारे में, है ना, हमने उसके बारे में देखा कि भाई क्या क्या जुडिशियल पावर्स हैं उनके पास, और क्या अपॉइंटमेंट पावर्स हैं, डिस्क्रेशन पावर्स हैं, तो ये सब हमने इनके बारे में जान लिया, है ना। अब हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। देखिए सर ये क्या, इनके क्या पावर्स हैं। Chief Minister and the Council of Ministers. After an election, the party that wins the majority of seats in the Vidhan Sabha forms the state government on the governor's invitation. If no party wins a clear majority, a coalition government is formed. कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं बेटा, इलेक्शंस तो आप जानते होंगे, है ना, छुट्टी भी होती है उस दिन आपके स्कूल की, नहीं तो फिर संडेज में होते हैं इलेक्शंस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद क्या होता है, कोई पार्टी जीत जाती है, ठीक है। यानी सपोज के मान लीजिए आपके पास टोटल जो सीट्स हैं, मान लीजिए अंदाजा बता रही हूँ मैं, 500 सीट्स हैं, ठीक है। तो 500 सीट्स में से अगर किसी भी एक पार्टी को 300 सीट्स मिलती हैं, 250 से ज़्यादा सीट्स मिलती हैं उसको, तो फिर वो क्या करेगी, वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है। गवर्नर उनको इन्वाइट करेंगे और उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी जो है वो क्लियर मेजोरिटी नहीं ले पाती। क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या है, किसी की 100 सीट्स आई हैं, किसी की 50 आई हैं, किसी की 75 आई। तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, सिचुएशन में जो है ना उसकी जो सरकार बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, उसको बोलते हैं बेटा कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट को बोलते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का क्या मतलब होता है, यानी जो छोटी छोटी कम सीट्स वाले जो पार्टीज है वो आपस में मिलकर के एक गवर्नमेंट बना लेती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनके अंदर ना उनके मफाद जुड़े होते हैं आपस में। जैसे सपोज कि किसी पार्टी की 100 सीट्स है, तो उसने कहा भाई मुझे कितनी करनी है, मुझे कम से कम 300 करनी है, तो किसी 50 वाली जिस पार्टी की 50 सीट है वो उसको अपने साथ जोड़ लेगी, किसी की 75 सीट्स है तो उसको अपने साथ जोड़ लेगी, तो उसको बेटा बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि द मेजोरिटी ऑफ पार्टी चूजेस वन लीडर्स टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है, यानी जो जिसकी ज्यादा सीट्स होती हैं, यानी सब में तो ज्यादा किसी ना किसी की तो होंगी ना, किसी की अगर सपोज 100 भी सीट्स हैं तो उन सबसे तो ज्यादा ही है ना जिनकी कम है। तो मेजोरिटी पार्टी जो होती है वो अपने अंदर से एक लीडर को चुनती है, और वो जो लीडर है वो कौन बन जाता है बेटा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है स्टेट का, ठीक है। उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है ना। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ये, है ना। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में कौन बेटा चीफ मिनिस्टर, हमारे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, तो उनकी पार्टी कौन सी है बेटा, आम आदमी पार्टी है। तो इट मीन्स कि आम आदमी पार्टी ने जो है जब इलेक्शन हुए होंगे तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में सीट्स ली होंगी, है ना। तो इसलिए उनकी जो पार्टी है उसके पास ज्यादा सीट्स आ गई, तो उनकी मेंबर्स ने अपनी पार्टी के एक नेता को, एक मिनिस्टर को चुन करके क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। Members of the council must be members of the legislature. If they do not have membership of the legislature, they must get selected within 6 months to the legislature. तो कह रहे हैं कि जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, किसकी सलाह पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर।
बेटा हमने अब तक जो पढ़ा था ना गवर्नर के बारे में कि गवर्नर ने ये सब अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब जो वो करते हैं बेटा, वो ज्यादातर वो चीफ मिनिस्टर की सलाह से ही उनको करना पड़ता है। वो उनके पास इतना अधिकार नहीं होता कि वो सब कुछ जो है अपनी मर्जी से कर ले। ठीक है बेटा। जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल होते हैं वो कम से कम लेजिस्लेचर के, यानी दोनों में से किसी भी एक लेजिस्लेचर के, चाहे वो हम बात करें विधानसभा की, बात करें विधान परिषद की, दोनों में से किसी एक के क्या होना चाहिए, मेंबर होने चाहिए। अगर वो किसी भी एक के भी मेंबर नहीं है तो उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर। अगर वो मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो दोनों में से किसी भी जगह के जो है उनको क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज हैव मेजॉरिटी इन द हाउस। कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है वो क्या होती है, पूरी जिम्मेदार होती है विधानसभा में। ठीक है। विधानसभा में जो है वो जवाबदेह होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा किसकी बनेगी, मेजोरिटी की, यानी जो भी सबसे ज्यादा मेजोरिटी में होंगे ना जो भी पार्टी के मेंबर्स, उसी वही जो है क्या बनेगी बेटा, उसी की गवर्नमेंट बनेगी। If it loses this majority due to a vote of no confidence in the House, must always have a majority in the House. The government cannot continue to rule. कह रहे हैं कि अगर ये इसमें से क्या होता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट पास हो जाता है। ठीक है। अगर वो नो कॉन्फिडेंस वोट जो है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो आगे नहीं चल पाएगी और उसको दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हैव बीन पास्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मिनिस्टर। कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कभी कभी सिर्फ एक ही मिनिस्टर के खिलाफ भी पास हो जाता है। However, it is not only that minister but the entire council will have to resign as a result. तो कह रहे हैं कि हालांकि सिर्फ उस मिनिस्टर को नहीं हटना पड़ता, फिर अगर ऐसा ही कुछ हुआ है किसी पूरी पार्टी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो भी, और अगर एक इंसान एक मिनिस्टर के साथ ऐसा होगा तो भी पूरी पार्टी को ही, यानी पूरी काउंसिल को ही क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। Ministers are also responsible as individuals for their actions. Therefore, individual ministers can also be asked to leave the council. अच्छा, अभी बता रहे हैं कि मिनिस्टर्स जो है वो इंडिविजुअल भी, यानी अकेले भी अपने कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। अगर जो है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स कुछ भी ऐसा काम करते हैं, यानी कोई भी मतलब ऐसा काम से मतलब ये नहीं सकता उन्होंने कानून तोड़ा है या उनके ऊपर जो है वो करप्शन का केस लगा हुआ है या इसके अलावा और भी किसी भी हीनियस क्राइम में अगर वो हैं तो फिर उनको अकेले भी काउंसिल छोड़कर जानी पड़ सकती है। द मिनिस्टर्स वर्क एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पावर exercised by the governor. He or she does so on the advice of the chief minister. अभी कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स को जो काम करना पड़ता है वो काम करना पड़ता है किसके लिए, गवर्नर के प्लेजर के लिए, यानी गवर्नर के अंडर काम करेंगे और उसको खुश करने के लिए। उसको खुश करने से मतलब ये है कि भाई जैसा एक तरीके से जो तरीका है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना, ताकि गवर्नर खुश रहे उनसे। ठीक है जी। ऑफ कोर्स दिस नॉट एन इंडिपेंडेंट पावर एक्सरसाइज बाय द गवर्नर। और ऐसा नहीं है कि मतलब खाली गवर्नर को उनको खुश करना है, गवर्नर की बात को फॉलो करना है, गवर्नर की बात को माननी है। ठीक है। गवर्नर जो भी है वो किसके एडवाइस पर काम करता है, वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करता है। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की पावर और उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है बेटा। All decisions made by the council are communicated to the governor by the chief minister. The wishes of the governor are also communicated by him or her to the legislature. कह रहे हैं जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितनी भी बातें काउंसिल में होती हैं, ठीक है, ये विधानसभा में, विधान परिषद में होती हैं, तो उसको बेटा गवर्नर तक कौन पहुंचाता है, चीफ मिनिस्टर पहुंचाता है। ठीक है। और जो भी गवर्नर कहना चाहता है, जो भी उसकी विषय, जो भी उसकी इच्छा होती है, तो वो वाली सारी बातें वो कौन पहुंचाता है, वो भी चीफ मिनिस्टर ही पहुंचाता है। कहाँ तक, लेजिस्लेचर। यानी एक तरीके से ये क्या है, लेजिस्लेचर और गवर्नर के बीच की कड़ी है। कौन बेटा, चीफ मिनिस्टर, है ना। The chief minister is the leader of the majority party in the Vidhan Sabha. Once he or she is appointed chief minister, he or she has to submit a list of names to be appointed as ministers to the governor. कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को जो है बेटा कौन होता है चीफ मिनिस्टर, बताया था मैंने आपको कि जो भी पार्टी मेजोरिटी से जीतती है वो उसी का कोई भी एक मतलब मिनिस्टर जो है वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है। विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, विधान परिषद का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि एक बार जब वो अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो एक लिस्ट सबमिट करता है किसके पास, गवर्नर के पास। उसके अंदर सभी मिनिस्टर्स के नाम होते हैं और उन सब मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, फिर गवर्नर अपॉइंट करता है। The timetable of the meetings of the legislature is prepared by the speaker. कह रहे हैं कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन सबका जो टाइम टेबल होता है वो कौन प्रिपेयर करता है, स्पीकर प्रिपेयर करता है। ठीक है। He consults the chief minister when he prepares the program.
कह रहे हैं लेकिन स्पीकर भी क्या करता है, पहले स्पीकर जो है वो चीफ मिनिस्टर से बातचीत करता है, उसके हिसाब से ही प्रोग्राम को सेट करता है। द चीफ मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय हिम और हर। कह रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, वो चेयरपर्सन होता है, यानी तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई भी जो मीटिंग होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी एक तरीके से कह लीजिए आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो भी मीटिंग होगी, वो उन सबका जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा बेटा, वो चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी काम होगा किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट लेवल पर, तो वो सब किससे कोऑर्डिनेट करेंगे, वो सब कोऑर्डिनेट करेंगे चीफ मिनिस्टर से। ठीक है बेटा। When elections take place to the state legislature, government is formed by the party that gets the majority of seats. The elected members of this party elect a leader. This leader is formally appointed the chief minister of the state by the governor. तो अब कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, तो उसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बन जाती है उस पार्टी की जो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स लेकर आती है, सबसे ज़्यादा सीट्स लेकर आती है। ठीक है, फिर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो एक लीडर को इलेक्ट करते हैं अपने अंदर से, यानी अपने ग्रुप में से। ठीक है, फिर वही जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, मतलब अपॉइंट करवाता है गवर्नर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर अलॉट्स ईच मिनिस्टर डिपार्टमेंट। फिर चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, वो जितने मिनिस्टर्स उनके पार्टी के होते हैं उन सबको एक एक डिपार्टमेंट अलॉट कर देते हैं। मिनिस्टर्स आर आल्सो गिवन अ रैंक, और मिनिस्टर्स को जो है बाकायदा रैंक्स भी दी जाती हैं। सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स टेक क्रूशियल डिसीजंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट। जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनको क्रूशियल डिसीजंस के लिए रखा जाता है गवर्नमेंट में। ठीक है ना, क्रूशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। दे आर गिवन कैबिनेट रैंक, उनको जो है कैबिनेट रैंक दी जाती है। इट इज दे अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर हु मेक्स मेजर पॉलिसीज। तो कह रहे हैं कि वो जो है हमेशा चीफ मिनिस्टर के साथ रहते हैं, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स कह लीजिए आप तरीके से। कैबिनेट मिनिस्टर तो बेटा वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की या फिर कैबिनेट रैंक की, है ना। तो कैबिनेट रैंक जो होते हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी पॉलिसीज के अंदर वो चीफ मिनिस्टर का साथ देते हैं, और जो भी वो कानून बनाते हैं उसके अंदर उनको मशवरा वगैरह भी देते हैं। ठीक है बेटा। मिनिस्टर्स नेक्स्ट इन रैंक आर नॉन एज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। आप कह रहे हैं अगले रैंक में जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कहलाते हैं। दे कैन होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो कह रहे हैं कि वो जो है इंडिपेंडेंट चार्ज संभालते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का। ठीक है, अदरवाइज दे हेल्प मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, या फिर इसके अलावा जो है वो क्या करते हैं, कैबिनेट रैंक जो है उसके मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो बेटा देखिए पहली जो रैंक थी वो क्या थी हमारी, पहली रैंक थी हमारी मिनिस्टर कैबिनेट रैंक, है ना, सॉरी कैबिनेट रैंक हो गई, और दूसरी आ गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये दूसरी रैंक हो गई आपकी। ठीक है, तो कह रहे हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये जो है ये क्या करते हैं, ये तो इनको अपने अपने चार्जेस मिल जाते हैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, नहीं तो फिर ये क्या करते हैं, ये कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ काम करवाते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स आर मिनिस्टर्स हु आर लोवेस्ट इन रैंक। डिप्टी मिनिस्टर्स वो होते हैं जो जैसे सपोज कि मिनिस्टर है कोई, है ना, और मिनिस्टर का क्या हो गया, डिप्टी मिनिस्टर हो गया। जैसे सपोज सीएम है तो सीएम का जो मतलब जो उससे नीचे रैंक होगी वो होगी डिप्टी सीएम, तो वो लोवेस्ट रैंक होती है। दे हैव द स्टेट मिनिस्टर्स कैरी आउट देयर वर्क, और वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स की, मदद करते हैं उनके काम में। जैसे कि अभी फिलहाल जो है हमारे जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा, हमारे अरविंद केजरीवाल है, और डिप्टी सीएम कौन है, वो मनीष सिसोदिया है। तो यानी वो क्या करेंगे, वो सीएम की हेल्प कर रहे हैं ना, और वो सीएम से नीचे पोस्ट पर है। डिप्टी जो लगा हुआ है वो लोवेस्ट पोस्ट है। ईच मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कह रहे हर मिनिस्टर जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। दिस डिपार्टमेंट रिलेट्स टू अ सब्जेक्ट, और ये विच फॉल्स विद इन द स्टेट लिस्ट। कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है ना वो करेक्ट होता है किसी न किसी सब्जेक्ट से। ठीक है, बाकायदा एक स्टेट लिस्ट होती है, उसके अंदर बाकायदा सारे के सारे मुद्दे होते हैं कि किस पर कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। सम सब्जेक्ट्स कंटेन इन द स्टेट लिस्ट आर पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू एटसेट्रा। कह रहे हैं कुछ सब्जेक्ट जो है वो जो स्टेट लिस्ट में होते हैं वो क्या क्या होते हैं बेटा, पब्लिक ऑर्डर यानी लड़ाई झगड़ा ना होने देना, प्रॉपर सबको चलते रहने देना। ठीक है, हेल्थ होती है, सैनिटेशन यानी जो सफाई सुथराई का ख्याल रखना, एग्रीकल्चर की बात करते हैं बेटा यानी खेती बाड़ी, लैंड रेवेन्यू यानी जो टैक्स वगैरह लेना है वो। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं बेटा, ये सभी चीज़ें आती हैं तो स्टेट लिस्ट के अंदर। मोस्ट पॉलिसीज रिलेटेड टू गवर्नमेंट आर मेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। कह रहे हैं ज़्यादातर जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट जो के द्वारा जो बनाई जाती हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बनाते हैं। ठीक है, जो स्टेट लेवल की बात हम कर रहे हैं। नहीं सर बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना ये सेंट्रल लेवल पर होते हैं, यानी पूरे इंडिया के लिए बनाएंगे ये लोग। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ लॉ मेकिंग, हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड फॉर डायरेक्शंस गिवन टू देम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो कह रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेजिस्लेचर के अंदर जब भी कोई भी कानून बनाया जाता है उस टाइम पर, और साथ साथ जो है ये बजट बनाने में भी हेल्प करते हैं कि इतना हमारे पास इतनी अर्निंग है, इतना हमें यहाँ से लेना है, इतना वहाँ से लेना है, फिर उसको कहाँ कहाँ लगाना है, ये सब काम वो एक दूसरे की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और भी जो है वो डायरेक्शंस फॉलो करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी वो पूरे इंडिया पर लागू होगा, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी कानून बनाएगी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पर ही लागू होगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अगली हेडिंग है सिविल सर्विसेज। The day-to-day administrative work in the departments of the government is done by officials of the civil service. These officials are known as civil servants. कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग गवर्नमेंट के, और उन सबका काम जो है वो जाहिर है कि किसी एक दो या चार इंसानों के काम बस की बात नहीं है, बहुत सारे ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है सिविल सर्विसेज उनके लिए बनाई गई हैं, और ये जो ऑफिशियल्स हैं जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, ठीक है। द स्पेशल बॉडी कॉल्ड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी विच सेलेक्ट्स सिविल सर्वेंट्स फॉर द सेंट्रल सिविल सर्विस। कह रहे हैं बाकायदा एक स्पेशल बॉडी है जो कि यूपीएससी जिसको आप मतलब यूपीएससी की शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और ये जो है ये सिविल सर्वेंट्स को सेलेक्ट करती है, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पर होते हैं। कितने लेवल, कौन से लेवल पर होते हैं बेटा, सेंट्रल लेवल पर होते हैं ये। पोस्ट सम सिविल सर्वेंट्स इन ईच स्टेट, और कुछ सिविल सर्वेंट्स को वो हर स्टेट में कहीं कहीं पर पोस्ट कर देते हैं। द रेस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ अ स्टेट आर सिलेक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कह रहे हैं इसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स बचते हैं कुछ तो सेंट्रल से आ गए और कुछ जो है वो स्टेट ही खुद सेलेक्ट करेगी, ठीक है। हर स्टेट अपने अपने जरूरत के हिसाब से जो है सिविल सर्वेंट्स को सेलेक्ट करती है। जैसे बेटा एक तरीके से आप देख लीजिए, यूपीएससी का ना एक एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम 12th के बाद देते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होता है, राइट। उसके बाद आपके मार्क्स के बेस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में भेज देंगे, है ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे आप, या इसके अलावा एग्रीकल्चर में जाएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। उसका लेखा जोखा रखना, उसका सब कुछ रिकॉर्ड्स रखना, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड से मैच करना, आने वाले टाइम के लिए जो है कुछ प्रिपरेशंस करके रखना पहले से, तो ये सभी काम उनको करने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। द चीफ सेक्रेटरी is the head of the state civil service. Under him there is a secretary or principal secretary in charge of every department. कह रहे चीफ सेक्रेटरी होता है वो हेड होता है स्टेट सिविल सर्विस का, और उसके अंदर जो होते हैं उसके नीचे जो काम करने वाले होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, जो कि हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, ठीक है बेटा। आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यानी एक तरीके से उसको चलाना, है ना। यूनियन टेरिटरीज को हम कैसे चलाते हैं, अब यूनियन टेरिटरीज होती क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए ना आपको। बेटा देखिए होता क्या है कि हमारा जो पूरा इंडिया है, पूरा एक कंप्लीट इंडिया, वो हमारी कंट्री है। क्या है बेटा, कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, त्रिपुरा है ना। या इसके अलावा बात करें कर्नाटका है। तो बेटा स्टेट्स है ना, डिफरेंट स्टेट्स है हमारे यहाँ पर, लेकिन स्टेट्स के अलावा भी यहाँ पर हमारे कंट्री में जो है वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं बेटा वो जो है वो बहुत छोटे छोटे इलाके होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती, तो वहाँ पर क्या चलता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया में आप देखिए चेंज होती रहती है। ये हमारी जो काउंटिंग है वो लास्ट ईयर जो है वो मतलब लास्ट ईयर से पहले जो थे वो कितने थे, 7 स्टेट्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से 370 हटा दिया गया, 370 हटाया गया, तो उसके बाद वो 9 हो गई यूनियन टेरिटरीज के, जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को। तो उनको क्या कर दिया गया था, उनको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लेकिन अब वो भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अब पहले से ही जो एक यूनियन टेरिटरी थी दमन एंड दीव और दादर एवं नागर हवेली, इनको जो है क्या किया गया, इनको मिला दिया गया। तो अब हमारे अब जो प्रेजेंट है एट प्रेजेंट वो है पूरी 8। कितनी यूनियन टेरिटरीज है बेटा, 8 यूनियन टेरिटरीज है। मैं आपको काउंट करवाती हूँ। आप क्या करेंगे, आप एक बार नेट पर सर्च करके देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर सिचुएशन है, ठीक है ना। तो बेटा कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। कश्मीर में मैप अपने ध्यान में लेकर आइए और देखिए जरा, देखिए बेटा ये यूनियन टेरिटरीज मैंने लिख दी यहाँ पर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव प्लस दादर एंड नागर हवेली, ठीक है बेटा। ये 8 यूनियन टेरिटरीज है।
अब कह रहे हैं कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, यानी कामकाज कैसे चलता है सब, तो वो आप यहाँ पढ़ेंगे। A union territory is administered by a lieutenant governor or chief minister or chief commissioner acting on the president's instructions। तो मेन तो बात ये है कि यहाँ पर जो है ना वो प्रेसिडेंट का शासन चलता है, यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन कहते हैं उसको बेटा हिंदी में हम, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कौन करता है, या तो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, ठीक है ना। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नॉर्मल स्टेट को कौन करता है, गवर्नर करते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेट। और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, या फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, या फिर चीफ कमिश्नर करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन ये तीनों ही किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। Sometimes the president puts the governor of a neighboring state in charge of administering a union territory। कह रहे हैं कभी कभी क्या करते हैं प्रेसिडेंट जो है वो दूसरी किसी भी स्टेट के गवर्नर को भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगा देते हैं। द लॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के कानून हैं वो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। यूजुअली द पार्लियामेंट मेक्स दीज लॉज। कह रहे हैं अक्सर जो है ज्यादातर यही होता है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, ये इस तरह का कानून बनाती है। Sometimes the parliament passes a law to set up a legislature in a union territory। कह रहे हैं कभी कभी पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा कानून बना देती है कि लेजिस्लेचर भी जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर कानून बना सकती है। वरना ज्यादातर कौन बनाता है बेटा, ज्यादातर पार्लियामेंट बनाती है। पौंडीचेरी या पुडुचेरी फॉर एग्जाम्पल इज a union territory which has its own legislative assembly and council of ministers। तो कह रहे हैं पौंडीचेरी जिसका नाम चेंज होकर पुडुचेरी हो गया है, तो उसके अंदर क्या है, बाकायदा उसके अंदर वो एक यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, यानी वो अपना कानून खुद ही बनाते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम प्रैक्टिस वर्क देख लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए है हमारा ओरल क्वेश्चन में। तो हु इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव का रियल हेड कौन है, तो बेटा मैंने आपको बताया था अभी गवर्नर है ना, लेकिन इसका आंसर हम प्रॉपर लिखेंगे पेज 149 से। लेकिन साथ साथ ये भी देख लीजिए बेटा व्हाट इज यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, तो इसका आंसर हम देखेंगे पेज 151 से। ठीक है, चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट के आंसर पर। बेटा यहाँ देखिए इसका आंसर था गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का फर्स्ट। ये देखिए बेटा इसका आंसर है यहाँ पर A union territory is administered by, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर अगले लाइन में लिखा हुआ प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शंस, यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका ए का सेकेंड आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्विज के अंदर देखिए यहाँ पर है नेम द गवर्नर ऑफ योर स्टेट। तो आपके स्टेट के गवर्नर का नाम लिखना है बेटा। हमारे स्टेट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, हमारे स्टेट में, हमारा स्टेट जो है वो क्या है बेटा, हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी है। तो हमारे यहाँ पर गवर्नर ना होकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और वो कौन है, अनिल बैजल है। ठीक है, उसके बाद है नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा, हमारे यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे स्टेट के, वो है सुभाष सरकार। ठीक, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। नेक्स्ट देखिए फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर देखिए द ब्लैंक इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। द गवर्नर आएगा बेटा इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन में भी कराई है। नेक्स्ट है द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर ब्लैंक ईयर्स। कितने साल के लिए अपॉइंट होता है बेटा, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए द मेजॉरिटी पार्टी चूजेस वन ऑफ इट्स लीडर्स टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। है ना, जो सबसे ज्यादा पार्टी जीतती है सबसे ज्यादा वोट से, वही पार्टी अपने एक मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना देती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, राइट रॉन्ग लगाने हैं। तो राइट रॉन्ग के अंदर तो बेटा अब यहाँ पर राइट रॉन्ग लगाने हैं हमें। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट है द सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट एट ए टाइम। कह रहे हैं कि कोई एक ही आदमी एक समय में एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। तो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आएगा इफ अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर द होल काउंसिल रिजाइंस। तो अगर एक इंसान के साथ जो है, एक इंसान के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास्ड होगा, बेटा यहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ मिस्टेक हुई है, नो लिख लेगा, है ना। तो पूरी की पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ेगा। यस, ऐसा भी होता है। उसके बाद थर्ड है द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट्स ऑल सिविल सर्वेंट्स इन द स्टेट। तो कह रहे हैं कि स्टेट पब्लिक सिविल सर्विस जो होती है, सिविल कमीशन जो होती है, वो सारे ही सिविल सर्वेंट्स को सेलेक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजती है ना, तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में हैव डिफरेंट लॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ट्रू है, क्योंकि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग लॉज होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरीज। कह रहे हैं कि जो इंडिया के जो
प्रेसिडेंट है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बनाते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। या तो फिर या तो बनाती है पार्लियामेंट, नहीं तो फिर कौन बनाएगा, नहीं तो फिर वहाँ की खुद की अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन है बेटा, सी पार्ट है आपका। इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर, हु एडमिनिस्टर्स अ यूनियन टेरिटरी, हु एडमिनिस्टर्स अ यूनियन टेरिटरी। तो आ जाइए पेज 151 पर। तो बेटा देखिए यहाँ पर अभी आपने जो A2 का आंसर मार्क किया है ना, वही वाला आंसर C1 का भी है। A union territory is administered by a lieutenant governor or chief minister, chief administrator or chief commissioner acting on the president's instructions। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए C2 देखिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कैबिनेट। कैबिनेट से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखने के लिए पेज 149 पर। इसका आंसर देखिए, कैबिनेट a group of chosen members of a government which is responsible for advising and deciding on government policy। तो ये हो गया बेटा C2 आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसको आप कट कर दीजिए। फोर्थ देखिए, अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। छोटा सा आंसर है इसका बेटा, कौन गवर्नर को अपॉइंट करता है, तो हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, है ना। तो हम लिखेंगे बस हु की जगह पर आपको प्रेसिडेंट पुट करना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बी के अंदर आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द पावर्स ऑफ अ गवर्नर। गवर्नर की क्या क्या पावर्स है, इनको देखने के लिए आ जाइए पेज 149 पर। बेटा पहले तो आप हेडिंग बनाएंगे पावर्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे इसको। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर इन द स्टेट इज कैरिड आउट इन हिज और हर नेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय हिम और हर, दस ही और शी अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स हु ऑक्यूपाई हाई रैंकिंग पोस्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर साथ में ये भी ऐड करेंगे, ही और शी आल्सो रिमूव्स देम फ्रॉम पावर। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड देखिए, द गवर्नर हैज सम लॉ मेकिंग पावर्स। थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट देखिए, द गवर्नर हैज अ पावर टू डिसॉल्व द विधानसभा। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद फिफ्थ है, बिल्स बिकम लॉज ओनली इफ दे आर साइंड बाय द गवर्नर। ये 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये शो कर रहे हैं कि बता रहे हैं हमें कि पावर गवर्नर की क्या क्या पावर्स है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, व्हाट आर द मेन पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की मेन पावर्स क्या है, वो देखने के लिए पेज 150 पर। बेटा इसके अंदर भी इस तरह ही करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले आप हेडिंग बनाएंगे पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इसको भी पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। आप यहाँ से लिखेंगे ऑल डिसीजन से लेकर अगले लाइन में लिखा हुआ है हिम और हर टू द लेजिस्लेचर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इसको आप बेटा, और ये होगा आपका यहाँ तक मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है यहाँ से द स्पीकर। द स्पीकर के बाद यहाँ लिखा हुआ ही को कट कर दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे द स्पीकर कंसल्ट्स द चीफ मिनिस्टर यहाँ से, और ये प्रोग्राम तक। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ देखिए, इसके जस्ट आगे से द चीफ मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन यहाँ से लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका लास्ट तक हिम और हर। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए बेटा। ये क्या है, ये सब ये पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर है, तो सॉरी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये पूरे स्टेट में भी सब चीफ मिनिस्टर है अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी का थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट अबाउट द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स के बारे में आपको लिखना है, तो इसका आंसर देखने के लिए आ जाइए पेज 151 पर। देखिए बेटा यहाँ पर सिविल सर्विसेज लिखा हुआ है ना, इसकी हेडिंग में आ जाइए। फर्स्ट लाइन में लिखा है द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लिखना, और अगले लाइन में लिखा हुआ है नॉन एज सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स तक लिखेंगे। ये हो गया आपका डे का थर्ड आंसर। तो बेटा देखिए ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, हमने सारा जिसका वक्त था वो भी फिल कर लिया है। चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर्ली। आप सिविक्स की कॉपी में ये वाला काम करेंगे। ठीक है, अच्छा करिएगा, और इसके अंदर ऐसे सेकंड पहले बना लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे सेकंड के बाद का फर्स्ट चैप्टर है ये सिविक्स का आपका। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।